नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। अभी तक की आपकी अकाउंट्स की जर्नी मुझे पता है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अभी तक आपने जितना मैंने आपको एडवाइस किया, जैसे समझाया, आपने वैसे ही करा होगा। और जितने बच्चों ने भी अभी तक क्लासेस ली हैं, इट्स वेरी गुड एंड थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा एक हमें फीडबैक मिल रहा है। और आप हमारे चैनल कुछ ज्ञान की टॉक्स और वेबसाइट www.capankajgoel.com से भी जुड़े रहिए। वहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ ज्ञान की बातें जो स्टडीज़ के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा आपको ज़रूरत है वो चाहिए। इसीलिए आप देखिए मैंने आज पीछे क्या लगाया है, डू नॉट बी अफ्रेड टू चूज अ डिफरेंट पाथ देन अदर्स। हमें नहीं मतलब है बाकी लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, अपने को नहीं मतलब है बाकी लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। हमें अपना कैरियर पता है और अपने को उधर ही जाना है। हमें अपना कैरियर पता है और अब उधर ही जाएंगे, अपने कैरियर पे ही जाएंगे, ये गारंटेड है। अपनी डायरेक्शन पे जाएंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो भेड़ चाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। किसी ने 10 घंटे पढ़ाई करी, 8 घंटे पढ़ाई करी, किसी ने 4 किताबें करी, किसी ने 6 किताबें करी, किसी ने 1 किताब करी, क्या क्वेश्चंस करे मुझे नहीं मतलब है। ये आपने भी देख लिया है कि हमारे अकाउंट्स के लेक्चर में लार्जली सारी चीज़ें कवर्ड हैं। ऑफकोर्स 100% चीज़ें कहीं भी पॉसिबल नहीं होती। कहीं ना कहीं सीए इंस्टीट्यूट फिगर्स, नाम तो चेंज कर ही सकता है। कंपनी अकाउंट में मैंने दिखाया सेम क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिगर्स वगैरह चेंज होती हैं। तो चलिए आज हम अब नया चैप्टर शुरू करते हैं और ऑलमोस्ट हम जर्नी पे के ख़त्म पे आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि आपका मेरा साथ ख़त्म हो जाएगा। हम रेगुलर मिलते रहेंगे। मैं यूट्यूब पे आता रहूँगा, जूम पे आता रहूँगा। किसी ने आना है तो बिल्कुल आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं वहाँ पर एंड वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन। बताइए करें स्टार्ट। चलिए अब इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो अब सेक्शन 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सेक्शन 5 पूरा कर दिया है, सेक्शन 1 पूरा कर दिया है, सेक्शन 2 में सिर्फ स्टॉक टेकिंग बचा हुआ है, सेक्शन 3 में सिर्फ कंसाइनमेंट बचा हुआ है। तो अब सेक्शन 4 हम शुरू कर रहे हैं। उसी के बाद मैं आपको कंसाइनमेंट स्टार्ट करा पाऊंगा, उससे पहले कंसाइनमेंट हो नहीं पाएगा बेटा, ठीक है। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट। यस, आपने सही देखा। अब मेरा प्लान है स्टार्ट करने का चैप्टर। उस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, बड़ा ही प्यारा नाम है। कितना प्यारा नाम है, कितने प्यारे हो। चैप्टर नंबर 7। आप सही कह रहे हैं, मैं चैप्टर नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। क्लास 11 के बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अरे सर ये तो हमें आता है, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हमें आता है। वेरी गुड आपको आता है बेटा, लेकिन क्या मैं इसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊं? आप बोलोगे हाँ सर हाँ पढ़ाइए, क्योंकि बेटा इसी के बेसिस पे आप इंटर में जाके कंपनी अकाउंट्स के फन अकाउंट्स बनाएंगे और रियल लाइफ में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप किसी का भी मिल सकता है। तो बेटा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अपने पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है। तो बताइए रेडी हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। कृपया करके आप इसको स्टार्ट करें। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो बताइए सबसे पहले आप सब इसका टॉपिक का नाम लिखना चाहेंगे? हाँ सर आप इस टॉपिक का नाम लिखवाइए। लिखो, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो। सेक्शन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने पहले कराया ही नहीं, आपकी बुक में तो है ही नहीं। ओ मेरी बुक में नहीं है क्या? ये बताइए हो सकता है? बोलो भाई। अगर आपने कहा कि भाई मेरी बुक में नहीं है तो मुझे बताइए कि हमारी जो फ्रेंड है चमेली जी, इनका फोन आने वाला है, वो नाराज हो जाएंगी बेटा। आपने अगर कहा कि हमारी बुक में नहीं है तो बताइए नाराज नहीं होंगे? बोलो भाई चमेली, हाँ चमेली कहती है बोलो जी नलायक बच्चे हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, उनको अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि पंकज सर की बुक में क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता। 100% क्वेश्चन होगा। कैसे नहीं होगा? दिखाओ जी सर, आप दिखा दो। ये लो हमने सोल प्रोप्राइटर की जगह नाम रख दिया नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी। कोई दिक्कत बेटा? कोई टेंशन? देखिए मई 18 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। यस 20 मार्क्स।
नवंबर 18 में 2 + 5, मई 19 में 10 मार्क्स, फिर 10 नंबर का, फिर 15 नंबर का, फिर 5 नंबर का, तो बाबू छोड़ने का नहीं। इसका मतलब अराउंड 10 नंबर इसमें से अपने बन सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें जरा मिर्च मसाला बॉलीवुड अकाउंट जरा कम होगा, लेकिन फिर भी मैं जितना पॉसिबिलिटी है मैं रियल लाइफ से लिंक करने का प्रयास करूँगा। ये तो आपको ही पता है कि मैं इसमें कसरत नहीं छोड़ूंगा और पूरा हम मेहनत से करेंगे। बताइए तैयार है? पक्का? तो मुझे बताइए, अगर आप सब तैयार हैं तो आप सब ने चैप्टर का नाम लिख लिया? मैं यहाँ पर लिख दूँ चैप्टर का नाम? जल्दी से बताओ जी। हाँ सर, आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए। आप जल्दी से पेन निकालिए अपना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, यहाँ लिख भी दीजिए सर आप। सेक्शन नंबर 4, और जनरली 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है। अब 10 से अगर 15 नंबर की वेटेज है तो मुझे बताइए, इसमें हम बेसिक्स की बात करें। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए क्या पहले ये चैप्टर याद है? जल्दी से बताओ, क्या ये चैप्टर याद है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। अगर आपको ये चैप्टर याद है, अगर आपको ये चैप्टर याद है तो मुझे बताइए, सबसे पहली चीज़ यही एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से मैं कराऊंगा। पहले मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या मैंने आपको ये बताया था? पहली चीज़, आप इसको दोबारा लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रायल वाले चैप्टर में आपने लिखवाया था। क्या मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ट्रेन के डिब्बे के आगे लिखा होता है दिल्ली से जम्मू, ऐसी अकाउंट्स के ट्रेन में आगे लिखा होता है ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो हाँ या ना। देखो ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रही लिखा है ट्रेन के डिब्बे के आगे। तो ट्रेन ट्रांजैक्शन नामक स्टेशन से शुरू होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामक स्टेशन पे खत्म होती है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डब्बा है वो कहाँ से आया? ट्रायल से आया। बोलो हाँ या ना। ये कहाँ से आया? लेजर से आया। ये कहाँ से आया? जर्नल से आया। ये कहाँ से आया? स्टेशन से आया। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, आखिरी अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रायल बैलेंस होना चाहिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं बाहर से नहीं आती हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी लेजर से। इसका अगर लेजर में पोस्टिंग है, जर्नल एंट्री में उसकी रिकॉर्डिंग है, तभी वो ट्रायल में आएगा। ये बात ध्यान रखना, और ये हर एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा। लेकिन कुछ एरर्स होते हैं, आप सबको पता है। डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हमने, कुछ एरर ऑफ ओमिशंस होते हैं। जो मटेरियल वाला स्टॉक बताया था कि स्टॉक आ गया लेकिन एंट्री करना भूल गए, तो ऐसे सब केसेस में भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं। अपने को कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी जाएंगे। वो एडजस्टमेंट्स के साथ फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है इसकी चर्चा हम करेंगे। ट्रायल बैलेंस अपने को इसमें दिया जाएगा और हमें उसमें से फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। मुझे बताइए, ये क्वेश्चन याद है? बताओ जल्दी से बताओ। पहले मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ, जरूरी है। राम कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, क्रेडिट सेल, डेटर टू सेल्स, ड्राइंग टू कैश। याद आ गया? फिर मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी क्लियर वाली, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस और एसेट हमेशा डेबिट होता है। कंफर्टेबल यहाँ तक? पक्का जी? उसके बाद मैंने आपको सारे लेजर बनवाए थे। फिर याद करिए, मैंने ये बताया था डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। मुझे बताइए, ट्रायल बैलेंस में जितनी चीज़ें, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, मैं ये दोबारा भी लिखवाऊंगा अभी। ट्रायल बैलेंस में जितनी चीज़ें आई वो कहाँ से आई? सर वो सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आई हैं, सारी चीज़ें सर लेजर से आई हैं, सारी लेजर से आई। अब मुझे बताइए, अगर सारी चीज़ें लेजर से आई हैं तो लेजर के कितने बैलेंस होते हैं? एक ही होगा, या तो डेबिट या क्रेडिट, एग्जैक्टली कैश
एक ही बैलेंस, सेल्स एक ही बैलेंस, ड्राइंग एक ही बैलेंस, डेटर एक ही बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम आते हैं वो सारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं, जिसका इफेक्ट एक ही हो सकता है। इसीलिए 11th में जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको टीचर्स ने कहा होगा कि बेटा देखो, जो भी ट्रायल में आया वो एक ही बार रिकॉर्ड होगा, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या P&L में जाएगा, या बैलेंस शीट में। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट हमारे फाइनल अकाउंट्स के ढांचे हैं, फाइनल अकाउंट्स के पार्ट हैं। अगर आप अपनी बुक देखें, बुक में देखो मैंने ये फिगर बना के दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट जहाँ से हम प्रॉफिट या मुनाफा निकालते हैं वो दो तरीके का होता है, ट्रेडिंग और P&L। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में अब कंबाइन बनता है ट्रेडिंग और P&L, लेकिन हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई कानून नहीं है, तो आप अलग बनाएं, कंबाइन बनाएं, आपकी चॉइस है। और पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम ये तीन चीज़ें बनाना सीखेंगे और इसके साथ जो छोटी मोटी एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए जब आप ये क्लास स्टार्ट करें, जब आप ये क्लास देखना स्टार्ट करें, तो पहले एरर वाला चैप्टर रिवाइज कर लें। एरर वाला चैप्टर रिवाइज कर लें, एरर वाला चैप्टर रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी आगे क्वेश्चन करने में। उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का चैप्टर भी रिवाइज कर लें, डेप्रीसिएशन का चैप्टर भी रिवाइज कर लें। इसमें मैंने जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन सिखाया था, यस, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो मैंने आपको सिखाया था, कृपया करके उसको देख लें। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, यहाँ पर जान के दिखा रहा हूँ कि आपको याद आ जाए, इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में काम आएंगी और आपको अब विश्वास होगा कि मैंने फाइनल अकाउंट बाद में क्यों कराया। ठीक है जी, ये देखिए, तो हम बात कर रहे हैं जी प्रोविजन, ग्रॉस और नेट मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये याद आ गया होगा, मैंने आपको ये अकाउंट बनाने सिखाए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मैंने बनाना सिखाया था। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले यहीं पर रुक जाना और सबसे पहले एरर वाला चैप्टर रिवाइज करना, एरर वाला चैप्टर पहले रिवाइज करना अपना। डेप्रीसिएशन में डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन रिवाइज करना। जब ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएं, जब ये एक बार सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्लैरिटी यहाँ तक? तो चलिए अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने एरर में सिखाया था, वही चीज़ मैं आपको एक बार दोबारे कहानी के माध्यम से चैप्टर को मिर्च मसाला लगा के इंटरेस्टिंग बना के सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर एक सोल प्रोप्राइटर की कहानी सुना के समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बताइए सब तैयार है? यस यू आर राइट, हम सोल प्रोप्राइटर की एक कहानी करने वाले हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट था झारखंड का, तो उसी को मैंने कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। कितनी हंसती खेलती फैमिली है। आपको भी सर लिखना है? नहीं बेटा लिखना नहीं है, जो लिखना होगा बताऊंगा। ये उस समय की बात है जब मिस्टर राहुल सिंघानिया अपने परिवार के साथ झारखंड के राज्य रांची में रहते थे। रांची में एक अपार्टमेंट है, राधा कृष्ण अपार्टमेंट, वहाँ रहते थे। रांची नगर निगम में वो काम करते थे, जैसे दिल्ली में एनसीडी है, जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर नगर निगम है। 25 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं। एक बार इनका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ, नॉर्मल है। और घर में झगड़ा क्यों होता है भैया? पैसे नहीं होते, टाइम पे पैसे नहीं मिलते। इन्होंने कहा जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं होते। बीवी ने पूछा क्यों पैसे नहीं रहते? उन्होंने कहा जी जो सरकार टैक्स वसूलती है वो टैक्स टाइम पे नहीं आता, टैक्स में कमी होती है। अब बीवी बेचारी क्या करे? बीवी को तो पैसे चाहिए। बीवी ने कहा जरा पता तो लगाओ ये पैसा कब आएगा। अब बेचारा हस्बैंड क्या बोलेगा? भैया आ जाएगा, मैडम आ जाएगा।
या तो भगवान से पूछो या सरकार से पूछो। इस प्रकार इन दोनों के बीच एक आक्रामक वातावरण उत्पन्न हो गया और मिस्टर सिंघानिया दफ्तर के लिए निकल गए। मिस्टर सिंघानिया जब दफ्तर पहुंचते हैं तो उनके मित्र से भी उनकी यही बात होती है कि किस प्रकार पगार देर से आने के कारण, हाँ हिंदी में थोड़ा पढ़ रहे हैं, के कारण हर बार परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है और उन पर उनके परिवार पर। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भैया टाइम पे सैलरी नहीं आती तो बहुत सारे खर्चे हैं जो हम मीट नहीं कर पाते। दोस्त ने कहा यार तू कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में है, तूने MBA करा हुआ है तो अपना काम क्यों नहीं करता, तू नौकरी क्यों करता है, तू सोल प्रोप्राइटर बन जा, तो अपना धंधा खोल। तो इन्होंने अपनी सेविंग से खिलौनों की ट्रेडिंग का ऑफिस स्टार्ट किया। तो खिलौनों की ट्रेडिंग में क्या होता है, कहीं से खिलौने लेते हैं, उस पर प्रॉफिट मार्कअप लगाते हैं और आगे बेच देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए सोल प्रोप्राइटर। इनका प्रॉफिट, इनका लॉस हम निकालेंगे इस चैप्टर के। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि जब आप CA बनेंगे तो आपका सामना कैसे क्लाइंट के साथ होगा। ऑफिस के लिए राहुल ने 4 लाख का लोन लिया। आज हम फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर पे खड़े हैं, तो शायद अब तक आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे बताइए अगर इन्होंने लोन लिया होगा तो क्या आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक, लायबिलिटी है टू लोन। 1 लाख अपना पैसा लगाया तो बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, तो 5 लाख रुपए हैं, उसमें से 1 लाख अपना है, 4 लाख पराया है। 20,000 रुपए इन्होंने बैंक में जमा करके करंट अकाउंट खोल लिया। 20,000 रुपए इन्होंने बैंक में जमा करे, कोई दिक्कत? सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लैरिटी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर यही चीज अकाउंट्स की भाषा में आपसे पूछी जाए तो कैसे लिखी जाएगी? मिस्टर राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, लोन 4 लाख, ये लिखा होगा। लोन मनी वॉज ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, पैसे खाते में आ गए, बैंक में आए, उस बैंक में से, ठीक है, और 20,000 रुपए इन्होंने कैश जमा कर दिया, कैश बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में 4 लाख लोन का है और 20,000 रुपए ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इसलिए जब आप किसी रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो के पास जाएंगे काम करने के लिए तो आपके साथ नारायण मूर्ति जी नहीं बैठेंगे, मुकेश अंबानी नहीं बैठेगा। वो तो कहेगा जी एंट्री देख लो, सैलरी टू कैश, पता लग गया जी सैलरी पे करिए, मशीनरी टू कैश, पता लग गया मशीनरी खरीदी है। तो उस एंट्री से आपको पता लग जाएगा कि रिलायंस में पिछले सालों में क्या हुआ था। तो मुझे बताइए इस एंट्री में कोई दिक्कत? ये एंट्री में लिखूंगा अभी, डोंट वरी, ये एंट्री में लिखूंगा अभी। कैश अकाउंट क्लियर, कैसे 80,000 कैसे आया? 1 लाख था, 1 लाख में से 20 बैंक में चला गया। आप 2 एंट्री भी बना सकते हैं, टू राहुल टू लोन, कोई टेंशन यहाँ तक? पक्का? चलिए, राहुल ने अपने बिजनेस के लिए, भैया धंधा करना था तो गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी आप मान लीजिए कैश में, लोन में, आपकी मर्जी है, हमने कहा बैंक से लीजिए, कार टू बैंक, कोई दिक्कत? ठीक। राहुल ने अपने बिजनेस का नाम और सिंबल को रजिस्टर कराया तो एंट्री बनी ट्रेडमार्क टू कैश 10,000। आपने बैंक मानना है, बैंक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिजनेस के लिए राहुल ने 50,000 के खिलौने कैश में खरीदे, 1.5 लाख के क्रेडिट में। तो परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू क्रेडिट। आई होप इस चैप्टर में एंट्रीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको एंट्रीज करा रहा हूं कि आपको बेसिक से मैं चैप्टर पढ़ाऊं, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस चैप्टर में। हर चैप्टर हमने बेसिक से कवर किया है, कोई दिक्कत यहाँ पे? सारा सामान राहुल की दुकान का बिक गया। बिकने का मतलब क्या है? कोई स्टॉक नहीं है, कैश टू सेल्स कर लीजिए या डेट टू सेल कर लीजिए, ठीक है। 5 लाख रुपए
राहुल ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी और ऑफिस का रेंट दिया, तो एक्सपेंस टू कैश, सैलरी रेंट टू कैश। तो बताइए ये सारी एंट्री आनी चाहिए, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, ये सारी एंट्री आनी चाहिए। जर्नल हमेशा किस में बनता है? डे वाइज, डेट वाइज बनता है, इसीलिए कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नरेशन लिखते हैं एंट्री की। ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं एरर्स के चैप्टर में, सेक्शन 1 के चैप्टर में, फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। अब इसके बाद क्या बनता है? पहले ट्रांजैक्शन हुई, फिर जर्नल बना, अब क्या बनाओगे? अब लेजर बनेगा। अब हम इन सबका लेजर बनाएंगे, फिर मैं इनका ट्रायल बनाऊंगा, फिर मैं इसका ट्रेडिंग बनाऊंगा, फिर मैं इसका P&L बनाऊंगा, फिर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, आपको समझाने के लिए कि आपको प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर यहां तक? पक्का जी? चलिए, तो आप जल्दी से आइए और जल्दी से इनकी बनाते एंट्रीज। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताइए सर? स्टेप नंबर 1 होगा जब हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, तो स्टेप नंबर 1 हमेशा बनेगा जर्नल एंट्रीज का। ऑफकोर्स फॉर्मेट आप बनाओगे तो अब यहाँ पे जाके दोबारा मैं फॉर्मेट नहीं सिखाऊंगा आपको। तो लीजिए जर्नल एंट्री का मैं फॉर्मेट लेता हूँ आपके साथ। पहली एंट्री, ठीक है जी, ये बन गई पहली एंट्री। अब आते हैं दूसरी एंट्री पे। ये बन गई जी हमारी पहली एंट्री। अब आइए दूसरी एंट्री पे। रिलैक्स होके करो बेटा, कभी भी कॉन्सेप्ट समझने में जल्दी नहीं करना, आगे ये चीजें बहुत काम आएंगी आपको। इसलिए आपने देखा मैंने हमेशा आपको सारे चैप्टर बिल्कुल डिटेल बेसिक से सिखाए। थर्ड, ट्रेडमार्क, जिसको हमने इंटेंजिबल एसेट की चर्चा करी थी। सी लीजिए, आइए आगे। डी, इधर आ दीजिए। कैश टू सेल्स। बताइए सेल के बाद हमारी एक एंट्री इसमें रह गई है, एक एंट्री रह गई, कौन सी वाली जी? ये वाली, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश। बना लें जी, लीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने की सैलरी थी जी? सर 20,000 की सैलरी है, लीजिए। डेबिट दी एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट, 10,000, टू कैश 30,000, एफ। तो हमारे पास पहला स्टेप क्लियर हो गया, जर्नल का स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या बनाओगे? लेजर। स्टेप नंबर 2 पे
बनाओ। अब जब मैं ये करा रहा हूँगा, guaranteed all those students who must be seeing और watching at the home must be thinking कि सर क्या लेजर बनाने आएंगे एग्जाम में। बेटा ये इसलिए करा रहा हूँ, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, डायरेक्टली ट्रायल वाला आएगा, लेकिन ये प्रोसेस मैं बार बार एक लाइन यूज़ करूँगा कि ट्रायल की चीज़ें लेजर से आती हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए मैं किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला लेजर बनेगा जी कैश का, फिर बनेगा जी बैंक का, फिर बनेगा जी लोन का, ट्रेडमार्क का, कार का, परचेजेस का, सेल्स का, क्रेडिटर का, सैलरी का, रेंट का। चेक कर लें, सैलरी, रेंट, कैश हो गया जी, सेल्स हो गया, बैंक हो गया, परचेज हो गया, क्रेडिट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कार हो गया। राहुल का कैपिटल अकाउंट रह गया जी, एक रह गया जी कैपिटल अकाउंट। रेडी? तो पहली एंट्री लिखते हैं जी कैश की। कैश है जी 80,000। कितना है कैश? 80,000 का कैश अपने पास। लॉजिकली पहले क्या आना चाहिए? कैश टू कैपिटल आना चाहिए था, 1 लाख, और फिर हमने वो कैश बैंक में जमा किया है। जब कैश बैंक में जमा होता है 20,000 का, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपने जब सब्सिडरी बुक रिवाइज करी होंगी, जब मैंने वो वीडियो दिया था यूनिट 1 का, उसमें कवर कराया था। तो 80,000 का कैश हो गया। बैंक 4 लाख का हमें लोन मिला है जी, और कैश से आया है जी 20,000। लोन है जी 4 लाख का, लीजिए आ गया जी, हो गया यहाँ तक। कार टू बैंक 2 लाख की कार है, ट्रेडमार्क टू बैंक 10,000 रुपये का है। लो सर 10,000 कर देते। परचेजेस टू बैंक है 2 लाख की। परचेजेस टू बैंक है जी 2 लाख, 50,000 रुपये बैंक का है और 1.5 लाख रुपये लाइबिलिटी का। डेढ़ लाख, परचेजेस 50,000। कई बार हो सकता है कि जब ये चैप्टर चल रहा हो तो कुछ बच्चे फास्ट फॉरवर्ड कर दें कि सर ये तो हमें आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो फास्ट फॉरवर्ड। आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है कर लीजिए भैया, मैं तो कराऊंगा, मैं तो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, जिससे कि बाद में क्वेश्चन करते वक्त अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 लाख यहाँ तक डन, पक्का हो गया यहाँ तक। अब आते हैं जी सैलरी, रेंट 20 और 10।
बैंक है कैश, कैश। ठीक है जी। और राहुल की कैपिटल कितने की थी जी? 1 लाख। राहुल की कैपिटल थी 1 लाख। यहाँ तक पहले आप लोग चेक कर लीजिए, रिलैक्स होके कर लीजिए। मैं भी रुक गया हूँ, धीरे धीरे चलूँगा। जब इतना पार्ट कवर हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। रिलैक्स होके देख लो, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होके देख लो। बन गया जी। इसके बाद बताइए एरर ने क्या सिखाया था, हम बैलेंस निकालते हैं। कैश क्या है जी? 1 लाख और 5 लाख, 6 लाख। 6 लाख माइनस 20, 580। 580 माइनस 20, 560 और 10, 5.5 लाख। कैश का बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस 5.5 लाख। बैंक 4,20,000, 2,20,000। ट्रेडमार्क 10 का था, 2,10,000 और 50, 1,60,000। लोन का बैलेंस 4 लाख का है, क्रेडिट बैलेंस है। ट्रेडमार्क का 10,000 का बैलेंस है। कार का 2 लाख का है जी। परचेज का 2 लाख का है। सेल्स का 5 लाख का है। क्रेडिटर का 1.5 लाख का है। सैलरी का 20,000 का। रेंट का 10,000 है। कैपिटल का बैलेंस 1 लाख। सेकेंड स्टेप के बाद बताइए हम क्या करते हैं। सेकेंड स्टेप के बाद बताइए हम क्या करते हैं सर। इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। बनाओ ट्रायल बैलेंस पर, तो बनाइए ना, आइए ना, बनाइए ना ट्रायल बैलेंस। याद है जर्नल को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग की स्टेज, लेजर पोस्टिंग की स्टेज, ट्रायल बैलेंस किसकी? समराइजिंग की स्टेज। ट्रायल बैलेंस मैच करे या ना करे तो भी एरर हो सकते हैं, बताया था। चलो जी, लिखो जी, कैश, ट्रायल बैलेंस, बैंक, कार, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क के बाद क्या बनेगा बताओ? सैलरी, रेंट, परचेजेस, सेल्स, लोन। और जी कैश है जी 5.5 लाख का डेबिट। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड बताए थे, याद है? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। बैंक 1,60,000, कार 2 लाख, ट्रेडमार्क 10,000, सैलरी 20,000, रेंट 10,000, परचेजेस 2 लाख, सेल्स 5 लाख, लोन 4 लाख, कैपिटल 1 लाख। मुझे बताइए कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रायल में आ रही है जिसकी एंट्री ना बनी हो? बन चुकी है। इसका मतलब हर चीज़ का डबल इफेक्ट बना है, बोलो हाँ या ना। हर चीज़ का डबल इफेक्ट बना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये सारी चीज़ें लेजर से आई, लेजर के एक ही बैलेंस होते हैं। हाँ सर, या तो डेबिट या क्रेडिट। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग, मैं पोस्टिंग वाला शब्द यूज कर रहा हूँ,
ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में एक ही बार आएगा क्योंकि ये लेजर बैलेंस 5, 6, 6.5, 7, 10, 9, 10, 9, 20, 9, 40, 9, 50, 11,50,000 आ रहा है। चेक करें जी, कोई फिगर है कि मेरे से जी? बिल्कुल सर, आपने क्रेडिटर नहीं लिखा, बाकी सब आ गया सर। प्लीज मैच कर गया। ऑलवेज रिमेंबर as trial balance comes from ledger one balance, and therefore trial balance items are recorded once. ट्रायल बैलेंस के आइटम फाइनल अकाउंट्स में एक ही बार रिकॉर्ड होते हैं, एक ही बार रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ डेबिट का मतलब होता है ई या ए। कुछ ड्राइंग जैसे एक्सेप्शनल आइटम्स होंगे, अदरवाइज दो ही आइटम होंगे, एक्सपेंस या एसेट। क्रेडिट में 3 चीजें होंगी, सी, क्लियर था ना, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। आपको इससे हिंट मिल जाएगा। आर जाएगा ट्रेडिंग में या पी एंड एल में, इनकम की फॉर्म में। सी और एल जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। यहां पर ई जाएगा ट्रेडिंग या पी एंड एल में, ए जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन कराई, मैंने जर्नल कराया, मैंने लेजर कराया, मैंने ट्रायल कराया। अब क्या करें बताओ सर? अब करते हैं फाइनल अकाउंट्स। फोर्थ स्टेज आती है फाइनल अकाउंट्स की। फोर्थ स्टेज आती है फाइनल अकाउंट्स की। जिसको हम एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये रही दिस इज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी हमें चर्चा करनी है। आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल आप कंबाइन भी बना सकते हैं, आप सेपरेट भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की चर्चा मैंने इन्वेंट्री वाले चैप्टर में करी थी, यहां पर दोबारा भी करूंगा, यहां पर लिस्ट भी बनवाऊंगा। अप टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन तक के, फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं। नेट प्रॉफिट इज जीपी माइनस इनडायरेक्ट खर्चा। पोस्ट प्रोडक्शन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और यहां हम बनाएंगे बैलेंस शीट। दिस इज अ पॉइंट स्टेटमेंट। पॉइंट इसलिए कहते हैं, जैसे ट्रायल में होता है, इसमें एज ऑन या एज एट लिखा जाता है। ट्रेडिंग इज फॉर द ईयर, 1 साल का। इसका मतलब पिछले साल की सेल नहीं आएगी, सिर्फ करंट ईयर की सेल आएगी। ये भी फॉर द ईयर। और फॉर द ईयर वाले को बोलते हैं पीरियोडिक स्टेटमेंट। पहले इतना कॉपी करो, रिलैक्स होके पहले इतना कॉपी करो, और फिर हम लोग आगे चलेंगे और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। हाँ जी, यहां तक कॉपी हो गया। सर आपने अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया। हमारे स्कूल वाले ने तो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, पंकज सर बहुत धीरे हैं, बहुत स्लो हैं, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। आपने जो आरोप लगाना लगा लो, बट अगर मैं कराऊंगा तो बेटा बहुत अच्छी तरह कराऊंगा और जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा। अब हम आते हैं जी ट्रेडिंग पे। जब तक आपको प्रोसेस बेटा समझ में नहीं आएगा, बेकार है। अकाउंट्स पढ़ना बेकार है बेटा।
चीज़ों को समझो पहले, उसके बाद आप चीज़ बनाओगे तो बेटा चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी और ज़िंदगी में किसी को समझा भी सकते हो। आप ये याद रखिएगा, आप लोगों को आर्टिकलशिप के बाद अपना प्रैक्टिस भी खोलनी है। अपनी प्रैक्टिस में क्या बोलोगे, भैया मेरे टीचर ने तो ऐसे ही कहा था, इसको यही ऐसे रट्टे मार लो। नहीं कर सकते ना यार, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। देखिए ऊपर नाम लिखेंगे हमेशा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, इसलिए मैं फॉर्मेट से करवा रहा हूँ जी। आप कोई ईयर दे रखा है, यहाँ लिखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, राहुल। अगर बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम आ जाएगा। P&L अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मिस्टर राहुल, बैलेंस शीट एज ऑल। यहाँ कोई कंपनीज एक्ट नहीं है तो कोई इक्विटीज और लायबिलिटीज नहीं बनेगा, कोई नोट्स और अकाउंट्स नहीं बनेंगे। ये अभी भी टी शेप में बनता है, ये अभी भी टी शेप में ही बैलेंस शीट बनेगी, ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक याद है, याद दिला दूँ? कब करी थी बताइए ट्रेडिंग की? सर हमने करी थी इन्वेंट्री में, OPD, और आपकी फेवरेट गर्लफ्रेंड आई थी सनी लियोनी, क्यूट गर्ल। याद आ गया सर? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं सर। परचेज ही सर 2 लाख की थी, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए नहीं है। सेल सर 5 लाख की है, लॉस के बारे में लिखा नहीं है, सारा माल बिक गया था तो क्लोजिंग स्टॉक 0 है। तो मैं दोनों साइड टोटल करूंगा ऐसे, 5 लाख और 5 लाख, GP 3 लाख। ये क्या है जी? बैलेंसिंग फिगर। कंफर्टेबल? ये GP, दिस GP, अब यहां पर आप ध्यान लगाएंगे, यहां पर ध्यान लगाएंगे। ये चीज कहां से आई मुझे बताइए? परचेज कहां से आया सर? परचेज यहां से आया, एग्रीड। देख रहे हो यहां डेबिट में है तो यहां भी परचेज डेबिट में ही है, यहां सेल क्रेडिट में है, यहां पर भी सेल क्रेडिट में है। तो क्या ट्रायल से ट्रेडिंग में ये अपने आप आ जाते हैं? नहीं 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 नहीं। यहां पर बेटा ध्यान रखना, यहां पर 5 दोस्त होते हैं, C, L, R, E और A। ये 5 दोस्त होते हैं बेटा। हाँ ये 5 दोस्त होते हैं। हाँ बेटा दोस्त होते हैं। 5 में से पांचों के पांचों दोस्त ट्रायल बैलेंस नामक स्टेशन पे थे, जर्नल वाले स्टेशन पे थे, लेजर वाले स्टेशन पे थे, ट्रायल वाले स्टेशन पे थे। दोनों ने, पांचों ने मिलके, पांचों पांडवों ने मिलके छोले भटूरे खाए, मथुरा के स्टेशन पे उतरे थे, आराम से ट्रायल बैलेंस के स्टेशन पे छोले भटूरे खाए। लेकिन ये दोनों यस रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले 2 दोस्त कुल्फी खाने उतर गए ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट। इसका मतलब 5 दोस्त थे, अकाउंट्स में 5 पांडव हैं, ट्रायल के अंदर 5 चीजें होती हैं, उस 5 में से 2 चीजें यहां पर आ जाती हैं, ये 2 चीजें यहां पर आ जाती हैं, और बाकी 3 दोस्त यहां पे आ जाएंगे, बाकी 3 दोस्त यहां पे आ जाएंगे। तो 5 में से 2 दोस्त इधर, 2 दोस्त इधर, इन दोस्तों को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। 1-2 चीजें छोड़ के, परचेज नहीं होता नॉमिनल, रीजन बताऊंगा मैं। परचेज नॉमिनल नहीं होता, ये यूनिट 1 में भी बताया था, 1-2 किताबों में गलत लिखा हुआ है।
इसमें आते हैं रियल एंड पर्सनल अकाउंट। ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, फिर भी करवा रहा हूं मैं आपको। अब ट्रेडिंग से, ट्रायल से ट्रेडिंग में जाएंगे। ट्रायल से जब ये ट्रेडिंग में आए तो बेटा एंट्री बनती है क्लोजिंग एंट्री। क्या बनती है? क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग टू परचेजेस, सेल्स टू ट्रेडिंग, इन्हें कहा जाता है क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री? ये सारी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री। हो सकता है एग्जामिनर बोल दे ट्रायल देके पास दी क्लोजिंग एंट्री। ये जीपी यहां से जाएगा जी इधर, आ गया बाय जीपी। एक्सपेंस कौन कौन सा है जी हमारा, बताओ जल्दी से। सर सैलरी है और रेंट है। तो नेट प्रॉफिट है 2,70,000। ये नेट प्रॉफिट जाएगा जी कैपिटल अकाउंट। कितने की कैपिटल थी? 1 लाख की, राहुल की। नेट प्रॉफिट था जी 2,70,000। क्रेडिटर कितने के थे बताइए जरा। सर 1.5 लाख के क्रेडिटर थे। लोन कितने का था सर? 4 लाख का लोन था। ट्रेडमार्क कितने का? 10,000 का। इंटेंजिबल एसेट कार कितने की सर? 2 लाख की। कैश और बैंक कितने का देखिए, कैश 5.5 लाख का, बैंक 1,60,000 का। छः, 6.5, 7, 10, 9,20,000 की बैलेंस शीट आ रही है सर। 370, 470, 520, ये लीजिए, कर गई मैच। मैंने इसीलिए आपको कराया। एटलीस्ट जितनी अब हम चर्चा करेंगे, अब हम जितनी चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पूरा क्वेश्चन, ये राहुल की कहानी बैठेगी कि हाँ सर जितनी चीज़ें आपने ट्रेडिंग में डाली, पीएनएल में डाली, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये सर सारी चीज़ें अल्टीमेटली बैलेंस शीट वाली चीज़ें ट्रायल बैलेंस से कवर हुई हैं, ट्रायल बैलेंस से कवर हुई। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए चलिए अब हम करेंगे जी कॉन्सेप्ट नंबर 2। इस पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तुक्के मारते रहते हैं। बेटा तुक्के मारोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ा सा ये रियल लाइफ से आपको अलग भी मिलेगा। ये तो ऐसा तो नहीं है कि रियल लाइफ से बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और हर बिजनेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने लिख के दिया एवरी बिजनेस हैज डिफरेंट, लाइक बैंक विल हैव अ डिफरेंट देन मारुति डीलर, देन मारुति फैक्ट्री, देन टीचर। इसलिए कुछ आइटम्स अपने को याद करने पड़ेंगे, तो इस पर तुक्के नहीं मारना। रियल लाइफ में दिक्कत क्यों नहीं आती है? रियल लाइफ में सबसे पहली चीज, कंपनी के अंदर तो वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेदभाव, ट्रेडिंग पीएनएल खत्म हो चुका है। दूसरा, रियल लाइफ में पता होता है आपको कि भाई ये खर्चा प्रोडक्शन में काम आएगा या नहीं आएगा। प्रोडक्शन में काम नहीं आया तो इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन में आएगा तो डायरेक्ट, सिंपल। चलिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, और वो मैं हुई, मैंने 20,000 रुपये एक बच्चे से फीस ली, तो लॉजिक इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। अब आप मुझे बताइए, मेरी क्लास की कॉस्ट है 6,500 रुपये, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट है, प्लस फीस है 5,000 की, ठीक है जी। इसका मतलब जब हमने स्टाफ को बुलाया तो स्टाफ की कॉस्ट 6,500 आई, प्लस शेयरिंग हुई 5,000 रुपये की। समझ में आई बात? मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ XYZ इंस्टीट्यूट में, XYZ इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट को 20,000 रुपये दिए। उस इंस्टीट्यूट ने कैमरामैन रखा, रिकॉर्डर वाला बंदा रखा, ठीक है? वो सारे बच्चे, सारे लोग क्लास से एसोसिएटेड थे।
क्लास नहीं होती तो उनकी कोई जरूरत नहीं थी। टेस्ट पेपर चेक करने वाले बंदे रखे, बच्चों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए रखे गए, प्लस मेरा शेयर 5,000 रुपये का था। 20,000 में से 11,500 रुपये तो नेट माइनस हो गए। तो अभी तक उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 8,500। अब वो XYZ इंस्टीट्यूट कहेगी जी 8,500 का प्रॉफिट हमने कमाया, इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन क्लास लेने के लिए उन्होंने ऑफिस लिया जहां उनका अकाउंटेंट बैठता है, क्लास हो चाहे नहीं हो, भाई GST का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनीज के कंप्लायंसेस तो होंगे ही होंगे ना, चाहे नील रिटर्न फाइल करो, ऑफिस का रेंट होगा। मालिक को क्या मतलब है क्लास हो रही है नहीं हो रही है, वो तो रेंट लेगा, जिसको फिक्स कॉस्ट कहते हो इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये जो लक्ष्मण रेखा है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि ये मेरे काम से लिंक है। इसके बाद वाले जो हैं वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि उसका मेरी क्लासेस से कोई लिंक नहीं है। तो 8,500 में से 2, 1, 3, 4 और 2, 6 माइनस करेंगे तो 3,500 रुपये आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये पहले वाला होता है जी ट्रेडिंग, ये वाला होता है P&L। शायद इस सिंपल एग्जांपल से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। आप कुछ टर्म्स समझते हैं, आप इन्हें कॉपी करना चाहें तो बिल्कुल करिए, साथ साथ बुक में मैंने सारा बना के दिया हुआ है। अब मुझे बताइए टायर, क्या ये टायर जब ये टायर इंडिया से बाहर से आएंगे तो डॉक चार्जेस होंगे, शिपिंग चार्जेस होंगे, किसी और स्टेट से आएगा तो टोल टैक्स लगेगा। अब ये टायर कहाँ काम आएंगे? इस गाड़ी में आएंगे। क्या इस टायर के बिना गाड़ी बन जाएगी? नहीं। इसका मतलब ये जो टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, शिपिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारे चार्जेस प्रोडक्शन से पहले के हैं। तो गारंटीड है, याद करो, फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में बताया था। तो ये सारे डायरेक्ट खर्चे हैं, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में भी सिखाया था। फैक्ट्री में बड़े बड़े स्विच होते हैं, आपके घर में भी देख लेना, गीजर का स्विच बड़ा होगा, उसे कहते हैं पावर एक्सपेंसेस। तो अगर पावर एक्सपेंस लिखा है इसका तो मशीनरी का खर्चा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो ऑफिस का खर्चा है। पावर कह लो, फैक्ट्री कह लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह लीजिए। यहां पर जो लेबर है इनको हम पे करते हैं वेजेस। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है वेजेस डायरेक्ट, सैलरीज इनडायरेक्ट। सैलरीज मानते हैं ऑफिस की, अकाउंटेंट्स की, सीए की, कंपनी सेक्रेटरीज की सैलरी, जिनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो अगर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले लिखा है तो डायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, सैलरी पहले आ रहा है तो इनडायरेक्ट लेंगे। समझ में आ रही है? कस्टम ड्यूटी का एग्जांपल ले ली, जापान से आ रहा था, शिप का आ गया डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस। इसलिए मैंने फोटो देख के दिखा के आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भैया आपके माइंड में टर्म समझ में आ जाए। तो देखो, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, परचेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, पावर एक्सपेंस, इसकी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना लो, लॉजिक से समझना है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरी इज डायरेक्ट, सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट। याद है? झारखंड, धनबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो कोयले से चलती हैं। कोल इंडिया, भट्टी, जसपाल भट्टी नहीं, कोयले की भट्टी, कोल, गैस, फ्यूल, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए, ये जो सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं, दूध, दही, क्या ये बिना पैकिंग के आ सकते हैं? इन्वेंट्री में भी बताया था, हेल्ड फॉर कंज्यूमेबल। तो कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो सामान बनाने में काम आता है, उसके बिना सामान बन ही नहीं सकता, जैसे पैकिंग मटेरियल। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो पैकिंग को हमेशा प्राइमरी पैकिंग माना जाता है। प्राइमरी का मतलब जिसके बिना सामान बिक नहीं सकता। तो पैकिंग अगर साइलेंट है तो डायरेक्ट ले लेना, नीचे एजम्पशन दे आना। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ आइटम पे एग्जामिनर ने, सीए इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन भी ले रखी है, टेंशन नहीं है, आप एजम्पशन आप भी ले सकते हैं। रॉयल्टीज, मेरी किताब है, बिक रही है, मुझे रॉयल्टी मिल रही है, तो देने वाले के लिए खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, बुक पे है, प्रोडक्शन का खर्चा हो गया, मेरे लिए इनकम है। ये ऑफिस, अब ऑफिस में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं?
जब आप किसी सीए के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ क्या लगा होगा? प्रिंटर लगा होगा, जीरोक्स मशीन लगी होगी, फैक्स मशीन लगी होगी, यूपीएस लगा होगा, बैटरीज लगी होंगी, पानी का डिस्पेंसर लगा होगा, कॉफ़ी का डिस्पेंसर लगा होगा, टेलीफोन लगा होगा, इंटरनेट चार्जेस लगे होंगे, आपको कोरियर भेजना है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेजेस, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एंड वेजेस, इसका रेंट, इसका इंश्योरेंस, इसका हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, हाउस टैक्स कहते हैं। ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, अगर शब्द फैक्ट्री आ गया तो क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट हो जाएंगे। ऑडिट फी सीए को देते हैं, उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं। आपने लॉयर को फीस दी, अगेन लीगल फीस, प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं, इनडायरेक्ट। आपने प्रमोशन करा, एडवर्टीजमेंट करा, सेलिंग कमीशन पे करी, सेल्समैन को फीस दी, क्या चीज़ है बेटा? ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, सेल की है। और सेल का मतलब कैरिज आउटवर्ड, सामान बेचने के बाद, बनने के बाद। ये देखिए कैरिज आउटवर्ड, शिपिंग लिखा, देखो देख लो, शिपिंग चार्जेस लिखा हुआ है, शिपिंग, डिलीवरी चार्जेस 120, ये होते कैरिज आउटवर्ड। कभी ऑनलाइन सामान मंगवाना, उसमें लिखे होते डिलीवरी चार्जेस, कैरिज आउटवर्ड। तो कैरिज, कार्टेज, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, डायरेक्ट, कैरिज आउटवर्ड इज ऑन सेल। ये साहब धोखा दे गए थे भैया बैंकों को, बैंक को धोखा दे गए, बैंक चार्जेस, बैड डेब्ट्स। क्विक हील का लाइसेंस रिन्यू कराना है, लाइसेंस फीस, मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जनरल खर्चे होते हैं, पैटी एक्सपेंसेस। इसको मैंने मटेरियलिटी वाले चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी में भी बताया था। ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि ट्रेडर इनकर करता है, इसका मतलब गुड्स बेचने वाला करता है, तो ट्रेड एक्सपेंस को हमेशा क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे। आपने कोई ब्याज पे किया, कोई कमीशन पे करी, कोई शेयर मार्केट में ब्रोकरेज पे करी, ये सबसे मेन। बच्चा कहता था ये क्या चीज़ है भाई? तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास ट्रेनिंग करने आओगे तो मैं तुम्हें कुछ फीस दूंगा, बोलो हाँ या ना। उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ट्रेनर को जो फीस दी जाती है, आपके लिए इनकम है। आप मेरा ट्रेडिंग बना रहे हो तो मेरे लिए खर्चा है। मैं तुम्हारा बनाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। मैं कहीं ट्रेनिंग देने जाऊंगा तो मुझे जो इनकम मिलेगी, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू समवन। इट इज इनडायरेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस। इसका प्रोडक्शन से, मेन काम से कोई लिंक नहीं है। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग पहले है, हीटिंग का मतलब भट्टी, कोल, गैस, फ्यूल। लाइटिंग है, इसका मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाएगा? पी एंड एल। कुछ शब्दों का हेर फेर है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस का पहला एग्जाम्पल देखिए, पावर एक्सपेंसेस और वेजेस का एग्जाम्पल। ये याद करिए, मैंने कहा था मेरे पापा की ऐसी फैक्ट्री थी पहले। ये क्या था? ये किस पे चली होगी सर? ये इलेक्ट्रिसिटी पे तो नहीं, पावर पे चली होगी। जो लेबर चला रही है वो डायरेक्ट लेबर है, वेजेस। पावर एक्सपेंसेस, वेजेस आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज। Manufacturing kurkure begins when the raw materials like cornmeal, gram meal and spice mix seasoning arrives at the facility. ट्रांसपोर्टेशन क्लियर? पैकिंग देखिए, अभी बताया पैकिंग में साइलेंट होगा तो डायरेक्ट लेंगे। The packaging material is approved by the quality control lab before it goes to the packaging section. सो आई होप आपको यहाँ तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए। ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पर लिख के भी दिया हुआ है, ट्रेडिंग पी एंड एल का फर्क बताया हुआ है, इधर ट्रायल और बैलेंस शीट का फर्क बनाया हुआ है। फॉर्मेट सारे आपको दे रखे हैं, फॉर्मेट में आइटम्स दे रखे हैं,
ट्रीटमेंट क्या है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आइटम मैंने आपको लिख के दे रखे हैं। तो जो भी आइटम आपको नया मिले, मेरी ये एडवाइस है, कोई नया आइटम मिले इसी में लिख लो। तो आपको अल्टीमेटली ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता होना चाहिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट। पहले मैं ट्रेडिंग आपको बताऊंगा और ट्रेडिंग के क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे। चलिए